दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है, जो कि 1 जुलाई से लागू हो जाएगी। ये पॉलिसी 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। इस पॉलिसी के जरिए सरकार की कोशिश दिख रही कि कैसे दिल्ली में ईवी वाहनों को प्रमोट किया जाए और इसके लोगों को सुविधा दी जाए ताकि जनता ईवी को प्राथमिकता दे। इसके साथ साथ सरकार ने वैकल्पिक ईंधन से चलने वाले वाहनों की खरीद को लेकर भी सख्त फैसले लेने जा रही है। हालांकि विपक्ष सरकार की मंशा पर संदेह कर रहा है और ईवी नीति की आलोचना कर रहा है। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी 2.0 को मंजूरी दे दी गई है। एलजी की स्वीकृति के बाद ये नीति 1 जुलाई से लागू हो जाएगी और 31 मार्च 2030 तक ये प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहन खरीदने पर सब्सिडी और पुरानी गाड़ी स्क्रैप करने पर इंसेंटिव मिलेगा। सरकार का दावा है कि इस योजना से दिल्ली वासियों को करीब 15,000 करोड़ का लाभ होगा। 7,000 करोड़ रुपए प्रोत्साहन पर और 8,000 करोड़ रुपए ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होंगे। 2027 से नए 3 व्हीलर और N1 ट्रक, जबकि 2028 से केवल इलेक्ट्रिक दोपहिया ही दिल्ली में रजिस्टर्ड होंगे। अगले 4 वर्षों में पूरी दिल्ली में 30,000 से ज्यादा ईवी चार्जिंग पॉइंट लगाए जाएंगे, जिससे ये नीति ज्यादा प्रभावी हो पाएंगी। दिल्ली की सरकार ने नई ईवी पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। एलजी के अप्रूवल के बाद 1 जुलाई से राज्य में नई ईवी पॉलिसी लागू हो जाएगी, जिसके बाद ऐसा अनुमान है कि ईवी के व्हीकल्स को और इंफ्रा को काफ़ी बूस्ट मिलेगा। इसी के साथ साथ दिल्ली में जो प्रदूषण की समस्या है उसमें काफ़ी जो है हमें निजात मिलेगा। लगातार जो है सरकार अपनी तरफ से पुश कर रही है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहनों को इस्तेमाल करें। इस नई पॉलिसी के तहत लोगों को सब्सिडीज और इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, ताकि इन सब समस्याओं का समाधान हो और लोग ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल करें। दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी की बात करें तो एक बार नजर डाल लेते हैं कि सरकार कैसे इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगी और किस तरीके से उनको सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ पेट्रोल डीजल के वाहनों को लेकर सरकार अगले 2-3 साल में क्या बड़ा कदम उठाने जा रही है। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर की खरीद पर पहले साल 30,000 का सब्सिडी मिलेगा, दूसरे साल 20,000 और तीसरे साल 10,000 की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर खरीदने पर पहले साल 50,000 की सब्सिडी, दूसरे साल 40,000 और तीसरे साल 30,000 की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ट्रक्स N1 कैटेगरी लाइट कमर्शियल वाहन जिनका अधिकतम वजन 3500 kg तक का है, उनके खरीदारों को 1 लाख तक का खरीद इंसेंटिव दिया जाएगा। स्क्रैपिंग इंसेंटिव BS4 या उससे पुराने 4 व्हीलर स्क्रैप करके इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर 1 लाख का स्क्रैपिंग इंसेंटिव मिलेगा। 1 जनवरी 2027 से दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा का ही रजिस्ट्रेशन होगा। 1 अप्रैल 2028 से नए पेट्रोल और CNG से चलने वाले 2 व्हीलर्स का रजिस्ट्रेशन बंद होगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक मॉडल्स का ही रजिस्ट्रेशन होगा। दिल्ली के CM रेखा गुप्ता ने नई ईवी नीति को लेकर कहा है कि नीति का उद्देश्य जीरो एमिशन वाहनों को बढ़ावा देकर दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है। सरकार ने करीब 15,000 करोड़ का समग्र लाभ और 7,000 करोड़ से ज्यादा के प्रत्यक्ष निवेश का दावा किया है। सभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। जीरो एमिशन व्हीकल्स, जिसके माध्यम से हम चाहते हैं दिल्ली शहर पूरी तरीके से धीरे धीरे पॉल्यूशन फ्री सिटी में कन्वर्ट हो। पर दिल्ली सरकार की नई ईवी पॉलिसी को लेकर परिवहन मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह का बड़ा दावा है। ZDNS से बातचीत में पंकज सिंह ने कहा कि ये पॉलिसी दिल्ली की जनता को ध्यान में रखकर बनाई गई है और इसका मकसद राजधानी को 100% ईवी हब बनाना है। सरकार का दावा है कि नई ईवी पॉलिसी से प्रदूषण कम होगा, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली की जनता इसको यूज़ करे, वो जरूर इस आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना भी करूँगा और ईवी गाड़ियों की इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं होने देंगे। दिल्ली की नई ईवी नीति को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाते हुए कहा, इस नीति से वाहन कंपनियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही है। डीजल के जो व्हीकल हैं 10 साल पुराने, उनको हम खत्म करेंगे। क्यों? ताकि लोग नए व्हीकल्स खरीदें। ये भी जो पॉलिसी है वो कुल मिला के मैन्युफैक्चरर को एक बड़ा फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जिसके अंदर लोग बाध्य हों कि वो अपना 2 व्हीलर बेचें और इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदें। आम आदमी पार्टी ने पुरानी गाड़ियों के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए हैं। दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को लेकर जहां सत्ता पक्ष उत्साहित है, वह विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है।
अब देखना है कि सरकार इस नीति को कैसे धरातल पर लागू करती है और विशेष तौर पर पुराने वाहनों को लेकर सरकार के रुख पर जनता की कैसी प्रतिक्रिया आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करें, उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं उन पर जल्दी से नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण प्रश्न है ईवी पॉलिसी को लेकर जो सवाल विपक्ष की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। तो सवाल है कि विपक्ष को समस्या क्यों है, पहला सवाल। दूसरा प्रश्न, नई पॉलिसी धरातल पर लागू कैसे होगी। तीसरा सवाल, सिर्फ दिल्ली में नियम लागू होने से ये पॉलिसी कितनी प्रभावी होगी, ये भी एक प्रश्न है। ये हमारे सवाल है और आज की इस चर्चा में इन्हीं प्रश्नों के इर्द गिर्द हम बात करेंगे और पूरे इस विषय को समझने की कोशिश करेंगे। सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा मेरे साथ जुड़े हैं। पहले परिचय करवा देते हैं आपका। अवधेश उपाध्याय जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, विष्णु पांडे जी हैं प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, दीपक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, और राय तपन भारती जी हैं वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, वेलकम। सबसे पहला प्रश्न अवधेश उपाध्याय जी आपसे ही है। ईवी पॉलिसी आ गई, लागू भी हो जाएगी क्योंकि कैबिनेट ने उसको मंजूरी दे दी है, तो एलजी साहब भी उसको मंजूर कर देंगे। प्रश्न सीधे यही है कि कागजों में जितना ये खूबसूरत लग रहा है, धरातल पर जब उसको आप इंप्लीमेंट करने जाइएगा तो उस चैलेंजेस भी उसी तरीके के आएंगे। अभी तो इसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ अगले 4 साल 5 साल में आप लोगों को लड़ना पड़ेगा, हो सकता है कोर्ट कचहरी भी हो। इसको धरातल पर कागज से निकाल कर धरातल पर लागू करने के लिए जो चैलेंजेस होगा, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो सरकार हो या मंत्रालय हो, अधिकारी हो, उनको नहीं पता होगा जिसको जब हम लागू करने के लिए जाएंगे तो क्या क्या चैलेंजेस आएंगे। उसका कुछ अक्स हमें आज देखा जब विपक्ष की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और इस पर सवाल उठाए गए। तो मैं उसी चैलेंजेस की बात करता हूं सर कि कैसे इसको आप कागज से उतारकर धरातल पर लागू करेंगे। जो बहाने हमेशा वो व्यक्ति बनाता है जो काम करना नहीं चाहता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से दिल्ली में बनी है, जो काम हो रहा है वो सबको दिखाई दे रहा है। और पॉल्यूशन से लड़ने के लिए आप देखिए किस तरह से दिल्ली भाजपा सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में आपने देखा होगा, पहले इंस्पेक्टर लगाए गए थे जगह जगह, उसके बाद आपने देखा फॉगर मशीनें भी लगाई गई, उसके बाद आपने देखा, आपने ही चर्चा की थी जो आपके पॉल माउंटेड डस्टेड कैचर मशीन लगाई जा रही थी उस समय, तब भी आपने चर्चा की थी। तो पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए, दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा देने के लिए, दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली भाजपा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। और ये भी पॉलिसी जो है, ये भी कहीं ना कहीं जो वाहनों से जो प्रदूषण फैलता है दिल्ली में, जो कम आप देखें जो वायु प्रदूषण की बात करें उसमें अधिकांश जो पॉल्यूशन होता है वो वाहनों से ही फैलता है। उन्हीं वाहनों के फैलने के वाले जो पॉल्यूशन है उससे राहत दिलाने के लिए दिल्ली वासियों को दिल्ली भाजपा सरकार ये पॉलिसी लेकर आई है, ईवी पॉलिसी। अभी ये कह रहे हैं, अभी सौरभ भारद्वाज जी का आप बता रहे थे कि ये चाह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरर को फायदा होगा, लोग अपने वाहन बेचे। अरे सौरभ भारद्वाज जी, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। एक बाइक की जो आयु होती है ज्यादा से ज्यादा 15 साल होती है। 15 साल बाद तो आपको बेचनी पड़ेगी, नहीं बेचनी पड़ेगी, उसे भी चलाते रहेंगे क्या। गाड़ी अगर बात करें पेट्रोल की कार की बात करें, उसकी 15 साल की होती है। डीजल की कार की बात करें तो उसकी 10 साल की होती है। उसके बाद तो आपको बेचनी पड़ेगी, नई गाड़ी खरीदनी पड़ेगी। यदि दिल्ली सरकार ईवी पॉलिसी ला रही है, उसमें आपको इंसेंटिव दे रही है, दुपहिए वाहन पर 30,000 रुपए दे रही है। ट्रिपल थ्री व्हीलर होता है उस पर आपको 50,000 का इंसेंटिव मिल रहा है। ट्रैकर भी आप ले रहे हैं N1 कैटेगरी का, उसमें 1 लाख रुपए तक का बोनस मिल रहा है आपको। तो क्या दिक्कत है भाई, सरकार आपको पैसा भी दे रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है कि आप वाहन खरीदे। आपको फायदा ही हो रहा है ना, जनता का फायदा हो रहा है। लेकिन दिक्कत किसे हो रही है, विपक्ष को हो रही है, क्योंकि विपक्ष की तो रोटी सिक नहीं रही इस पर। विपक्ष नहीं चाहता कि दिल्ली में ये सुविधाएं हो, दिल्ली वासियों को स्वच्छ हवा मिले, दिल्ली वासियों को अच्छी राजधानी मिले, बनकर दिल्ली उभरे। नहीं चाहता विपक्षी, सच्चाई है। जिस तरह से सौरभ भारद्वाज जी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, बता रहे हैं, उससे ये लगता है कि आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, ये नहीं चाहते कि दिल्ली एक विकसित राजधानी बनकर उभरे। लेकिन दिल्ली भाजपा सरकार दिल्ली को स्वच्छ और विकसित राजधानी बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और मैं बता दूं आपको, आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, देखिए ये जो ईवी पॉलिसी है, इसमें 30,000 अपने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे।
लोग पहले ये बहाने बना रहे थे कि पहले हमारी दिल्ली में आई थी गाड़ियां तो कहते थे अरे ये चार्ज कैसे होंगे, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, अब 30,000 चार्जिंग पॉइंट भी लगेंगे दिल्ली में। अब इनके पास कोई बहाना नहीं है। दिल्ली की जनता जान चुकी है कि दिल्ली की भाजपा सरकार दिल्ली के लोगों के हित के काम कर रही है और विपक्ष जो है पूरी तरह से बौखलाया हुआ है, क्योंकि उनकी राजनीतिक रोटियां नहीं सीख पा रही है किसी तरह से। कितने भी बहाने बना ले, कितने भी झूठ बोल ले, दिल्ली की जनता आप किसी विपक्षी नेता के कहने में नहीं आने वाली है। दिल्ली की जनता को विश्वास है अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर, दिल्ली की जनता को विश्वास है अपने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पर। ये समझ लीजिए आप। चलिए ठीक है। विष्णु पांडे जी, क्या आपत्ति है सर आप लोगों की, क्योंकि इसी तरीके की ईवी पॉलिसी तो आप लोग भी लाना चाहते थे, ये लोग लेकर आए तो फिर क्या दिक्कत है? नहीं धर्मराज जी, ईवी पॉलिसी हम लोग लाए भी हैं, तभी ये 2.0 लेके आए हैं, मतलब पहले आई थी। देखिए बीजेपी को धरातल से कोई मतलब नहीं है, आपसे ये हवाई बातें करती है। कहानी क्या है, ईडी पार्टी के प्रवक्ताओं को पता ही नहीं है कि कितनी पॉलिसी लेके आए 1.5 साल में। पॉल्यूशन एक्शन प्लान लेके आए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं। यमुना एक्शन प्लान लेके आए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं। फीस रेगुलेशन बिल लाए, कोई ग्राउंड पे काम नहीं है। ठीक है, ईवी पॉलिसी लेके, अभी ईवी पॉलिसी की डिटेल आपको अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। ये एक 10 से 15 साल पुराने व्हीकल को स्क्रैप की पॉलिसी भी लेके आए थे, जिसको उन्होंने वापस लिया। तो प्रॉब्लम नहीं, ये पॉलिसी लाने में एक चीज क्या दिल्ली में जो आप देखिए ये विष्णु जी आपकी बात अधूरी रह गई थी, प्लीज कंटिन्यू कीजिए आपकी बात जहां से आपने खत्म किया था। मेरा एक अनुरोध है बीजेपी प्रवक्ता सर, बीच में ना बोले आप, पूरा समय आपको जो टाइम पे बोलना है बोले। ठीक है, नहीं ठीक है, मैं वही बता रहा था हाँ, कि इनकी जो भी पॉलिसी 1.5 साल में लेके आए हैं, उनकी कोई पॉलिसी धरातल पे नहीं है। ठीक है, ये इंडस्ट्री पॉलिसी भी लेके आए थे, वो भी ग्राउंड पे क्या हुआ उसको पता नहीं है। इनकी सिर्फ एक पॉलिसी पूरे दिल्ली में काम कर रही है, वो है घर तोड़ो पॉलिसी, नोटिस भेजो पॉलिसी, सिर्फ घर तोड़ना है। हुआ क्या है, क्या दिल्ली में पहली बात समझिए, दिल्ली का पॉल्यूशन जो है सिर्फ निजी वाहनों से नहीं होता है, कमर्शियल वाहनों से भी होता है। दिल्ली में 17,000 कमर्शियल वाहन डेली आते हैं जो दिल्ली के अंदर घुसते हैं। उसके पे आपका क्या ईवीएम कोई स्कोप नहीं है। आपकी पॉलिसी के बारे में बात कर रहा हूँ, जो आप पॉलिसी लेके आए हैं, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, आप सुन तो लीजिए कम से कम। जो आप पॉलिसी लेके आए हैं, बड़े वाहन है, वो दिल्ली में नहीं आते हैं, वो बाहर जो पेरिफेरल हाईवे बने हुए दिल्ली के चारों तरफ वहां जाते हैं, उधर से निकलते हैं। ठीक है। हाँ बोलिए, आप कॉन्ट्रैक्ट बाद में कर दीजिएगा। हाँ बोलिए विष्णु जी। हाँ 23% जो होता है कमर्शियल जो डीजल वाहन है वो दिन में आते हैं, 61% रात में आते हैं। और दिल्ली में देखिए समस्या क्या है, बीजेपी की कोर समस्या नहीं समझती। समस्या ये है कि दिल्ली के खुद का पॉल्यूशन नहीं है जो आप सॉल्यूशन करना चाहते हैं, वो अदर स्टेट से पॉल्यूशन भी है। अदर स्टेट से जो दिल्ली में रोजाना 11 लाख गाड़ियां आती हैं निजी वाहन, उसका क्या सॉल्यूशन है? आप अपनी इन्फोर्स करके, आप उद्योग को फायदा पहुंचाने के लिए, आप कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए आप दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन डाल देंगे, आप गाड़ियां डाल देंगे। लेकिन जो अदर स्टेट हैं वो 4 से 5 साल रोजाना 11 लाख निजी वाहन आ रहे हैं, उसके लिए आपने क्या किया? मैं उन पे थोड़ी आप रोक लगा देंगे। कोई यूपी का आदमी, नोएडा का आदमी दिल्ली आएगा तो नहीं, उस पर कोई प्लान नहीं है इनका, आप समझ रहे हैं? तो इनकी जो पॉलिसी है ना, सिर्फ हवाबाजी है, ये कुछ नहीं करेंगे। ये इनको सबसे पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बढ़ाना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की रिपोर्ट है 11,000 बसें दिल्ली में चाहिए मात्र। आप सोचिए तकरीबन 6100 बसें हैं भाई, 5,000 बसें तो पहले यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए। क्या बसों का, क्या ईवी पॉलिसी लाने से ही आपका पॉल्यूशन समाधान होगा? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि वो रोल बहुत ज्यादा है। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ पॉल्यूशन होगा तो इस सड़क की धूल, कंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रीज का वेस्ट का है, वेस्ट बर्निंग क्या है, इसको जितनी ये पॉलिसी लेके आए ये सारी क्रैश कर चुकी है। ये क्या कर रहे हैं देखिए, इस टाइम पे जब सरकार को एक अकाउंटेबिलिटी और रिपोर्ट पूछनी चाहिए, इस टाइम में फायर और ऑडिट पॉलिसी लेके आनी चाहिए। जो रोज आए दिन हादसे हो रहे हैं, तो सरकार एक ले आए सुफूगा नया ईवी पॉलिसी। मैं तो जानना चाहता हूं, जो बाहर से डेली 11 लाख व्हीकल आ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसको आप कैसे मैं आता हूं सर। विष्णु जी मैं उस पे आता हूं आपके पास सर। मैं अब दीपक जी के पास चलता हूं। दीपक जी एक मिनट रुकिए भाई साहब। ईवी पॉलिसी से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, ईवी भविष्य है, ये सबको पता है। आज नहीं हो, 5 साल बाद हो, 10 साल बाद हो। जैसे सीएनजी को लेकर आज से 20-25 साल पहले कोई इमेजिन नहीं करता था, सीएनजी भी खूब फला फूला, और अब ईवी की तरफ हम स्विच कर रहे हैं। इस ईवी नीति में आपको
क्या अच्छाई नजर आती है, बुराई क्या नजर आती है? जय धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली एनसीआर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की जो चर्चा हो रही है, ये अगर आप देखें स्पष्ट रूप से और प्रत्यक्ष रूप से यह विषय प्रदूषण के साथ भी जुड़ा, क्योंकि इसी की चर्चा इसके साथ जोड़ के की जा सकती है। सवाल इस बात का कि कोई योजना आती है, कोई नीति बनाई जाती है, तो उसके कुछ सकारात्मक और नकारात्मक पहलू होते हैं, हमेशा ये रहा। लेकिन सवाल ये उस पर चर्चा करी जाए जो ऐसे मुद्दे हैं जिनको एड्रेस नहीं किया गया, उन पर चर्चा करके उनको एड्रेस किया जाए और पॉजिटिवली नोट लेते हुए कोई भी नीति आती है, कहीं ना कहीं उसमें कुछ प्रश्न होते हैं और अगर आप बिना प्रश्न का जवाब दिए उस नीति के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उसका कभी भी, इतिहास साक्षी है, उसका कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया है। वह आधी अधूरी तैयारी के साथ कोई योजना आगे चलती है तो निरंतर रूप से हमेशा फेल होती आई है। यह इतिहास इस बात का साक्षी है। अगर आप देखें इस नीति के अंदर भी बहुत सारे मुद्दे जुड़े हैं। अभी एक तो हमारे भाई साहब जो भाजपा के, उन्होंने बोला विकसित दिल्ली को विकसित बनाएंगे, तो इसका आशय मुझे समझ नहीं आया खैर विकसित किस तरह से, दिल्ली विकसित है या नहीं है अभी तक, तो दिल्ली अभी तक विकसित हुई या नहीं हुई है, उसका परिभाषा क्या है। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और मानी कि वाहन से प्रदूषण होता है। बिल्कुल, आज पहले कई बार इस पर डिबेट हुई है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं माना गया कि वाहनों से प्रत्यक्ष रूप से प्रदूषण का बहुत बड़ा योगदान। सवाल इस बात का आता है, दिल्ली के अंदर लगभग अभी भी 2000 के आसपास सीएनजी बसेस हैं लगभग, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर 12000 बसेस की रिक्वायरमेंट है। तो पहली बात तो अभी सीएनजी की बसेस जो चल रही हैं, सबसे पहला कदम तो हम मानते हैं उनको कन्वर्ट करने के लिए होना चाहिए और फिर उसके बाद में उनको एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करा करके आगे बढ़ने की बात होनी चाहिए। जो आज की स्थिति के अंदर अगर आप देखें कि कहीं भी बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनके कारण पॉलिसी बनाना सरल है लेकिन उसको जमीन पर उतारना बहुत मुश्किल है। अगर आप चार्जिंग स्टेशन की बात करें तो दिल्ली में केवल 1919 है आज के समय के अंदर, तो इसमें बड़ा शॉर्टफॉल है। 2020 के अंदर भी जो लक्ष्य रखा गया था उसको भी उस समय अचीव नहीं कर पाए। सवाल इस बात का कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अभी मौजूद नहीं है, आप बनाने की बात कर रहे हैं। पहले आप बसेस को लाएंगे या वाहनों को लाएंगे, उसके बाद में चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे, या चार्जिंग स्टेशन पहले बनाएंगे तो बसेस या वाहन बाद में लाएंगे। सवाल इस बात का, अगर आप बात करें बिजली के लोड की, बिजली की मांग लगातार बढ़ेगी, ये एक प्रश्न है। हम आलोचना नहीं कर रहे, हम प्रश्न पूछना चाहते हैं कि उसका लोड बढ़ेगा तो कैसे उसको एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा पुराने बिल्डिंग्स के अंदर भी अगर आप चार्जिंग की बात करें तो जो इस समय वायरिंग वगैरह होती है टेक्निकली वो विजिबल नहीं है उसको चार्ज करने के लिए, उसको भी उसके लिए कंपेटेबल नहीं है। कि अगर आप सोसाइटीज की बात करें जहां पर जो टेनेंट्स हैं उनको परमिशन नहीं है इसको चार्ज करने की, उनको परमिशन नहीं है, सोसाइटी इसको चार्ज करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। तो ये सब टेक्निकल पहलू हैं। इसके साथ एक और पहलू जुड़ा, जो एक ऑटो जो ड्राइवर है, कहीं ना कहीं आप देखें इस ऑटो में और उस ऑटो की कीमत में लगभग 80,000 रुपए का फर्क है, जो कहीं ना कहीं उसको इम्पैक्ट करेगा। इसके अलावा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता है चार्जिंग स्टेशन का, वो डायरेक्टली उसके रोजगार को भी प्रभावित करेगा। अगर वो लाइन में खड़ा रहेगा और चार्जिंग कराता रहेगा आधे दिन, तो आधे दिन ऑटो क्या चलाएगा। दूसरी बात, गिग वर्कर्स की बात करते हैं, एक अनछुए पहलू की बात कर रहा हूं मैं आपसे। गिग वर्कर्स की बात करते हैं कि आपने देखा होगा किस तरह से वो ऑटो अपने बाइक के ऊपर या स्कूटी के ऊपर सप्लाई करते हैं, मेहनत करते हैं, किस मेहनत से वो हमारे तक अपना काम करके और कुछ कमाते हैं। उनके बारे में क्या सोचा? क्या उनको भी आप ये अपेक्षा करते हैं कि कुछ डिस्काउंट देंगे या सब्सिडी देंगे और वो वाहन खरीदेंगे और उसके बाद में अपना काम शुरू करेंगे? आप समझिए कि इससे कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट का भी विषय जुड़ा, जिसके बारे में अभी चर्चा नहीं है, कि उनको किस तरह से सपोर्ट दिया जाएगा। चाहे वो ऑटो ड्राइवर्स की बात करें, चाहे वो गिग वर्कर्स की बात करें, उसके बारे में कोई इसके बारे में चर्चा नहीं है। सवाल ये है कि एक सब्सिडी के बारे में बोला गया है, लेकिन क्या वाकई में, मैं एक प्रश्न उठाना चाहता हूं, क्या वो क्वांटम सफिशिएंट है?
उनको सपोर्ट देने के लिए, या केवल एक खाना है सर। पूर्ति या रस्म अदायगी वाली बात? ठीक है, रायत अपन भारती जी, सर ये बताइए ईवी पॉलिसी को आप किस रूप में ले रहे हैं सर? अच्छा है, बुरा है? आपने ओवरऑल सबको सुना, उसके आधार पे पूछ रहा हूं। ये भी चार्जिंग ईवी व्हीकल की तो जरूरत कई वर्षों से महसूस की जा रही थी। आम आदमी पार्टी की सरकार से भी अपेक्षा थी कि इसकी घोषणा होती तो अच्छा था। आप समझ सकते हैं कि दुनिया में जिस रफ्तार से ई वाहन की जो पॉलिसी बनाई गई उसमें लगभग हम 6 साल 8 साल पीछे चल रहे हैं। आई है तो इस घोषणा का स्वागत होना चाहिए, लेकिन इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो दिख रहा है मुझे कि चार्जिंग स्टेशन की संख्या कम है। तो मेरे जैसा व्यक्ति भी ई वाहन खरीदने के बारे में 10 वर्ष सोचता है कि चार्जिंग स्टेशन की संख्या यदि कम होगी तो हम गाड़ी लेकर मुसीबत में फंसेंगे। अभी 1700 या 1900 के बीच के आसपास चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में है, और दिल्ली में ही नहीं, गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, तमाम सोनीपत वगैरह तमाम जगहों पर चार्जिंग स्टेशन की जरूरत होगी। वो प्लान अभी पता नहीं है, और पड़ोसी राज्यों की सरकारों का क्या रुख होगा वो भी क्लियर नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने आज घोषणा कर दी कि 1 तारीख से ई वाहन पॉलिसी लागू होगी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन वो प्रतिबंध 2027 से बंद करेंगे तो कुछ का 28 से बंद करेंगे। तो अब ऐसे में जब जनता को पता लग गया कि 3 व्हीलर जो है पेट्रोल सीएनजी वाला हम इतनी तारीख के बाद नहीं खरीद पाएंगे, तो वो आनंद फानन में उसके पास पर्याप्त समय सरकार ने दिया है, वो खरीद लेगा, खरीदने की होड़ आएगी। हम तो चाहते हैं कि ये वाहन बढ़े जिससे कि पॉल्यूशन की समस्या दूर हो, क्योंकि दिल्ली प्रदूषण से मुक्ति चाहती है और बीजेपी सरकार का कमिटमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट का भी, स्टेट गवर्नमेंट का भी, कि हम पॉल्यूशन से मुक्ति दिलाएंगे। पॉल्यूशन से जिस दिन मुक्ति दिलाने में कामयाबी मिलेगी। अच्छा, ई वाहन पॉलिसी में 2 चीज क्लियर है। सरकार की सर्वे रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली में जो पॉल्यूशन है उसमें 67% 2 व्हीलर का योगदान है, 3 व्हीलर का योगदान है, कमर्शियल वाहन का है। कुल मिला के मैंने जोड़ा था 79% निकला कि इनका योगदान है। उसमें कहीं भी प्राइवेट कार का नाम नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि प्राइवेट कार की वजह से नहीं है, लेकिन जो जिस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है, हम गाजियाबाद वाले लोग दिल्ली होते हुए गुड़गांव नहीं जा सकेंगे, क्योंकि सरकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि 3 साल में सरकार ने कहा है कि हम इंसेंटिव बांटेंगे। पहले साल में इतने 1000 रुपए देंगे, जैसे स्कूटर का मान लीजिए 30,000 है, अगले साल 20,000 है, फिर तीसरे साल 10,000 है। तो मैंने भारत जैसे देश में देखा है कि जब आप किसी दफ्तर पर या टीम पर या क्लरिकल टीम पर डिपेंड होंगे तो भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है। आप इंसेंटिव खरीदते समय ही दे दीजिए, खत्म हो जाए। चाइना को तो इस बारे में बैड एक्सपीरियंस है, तो उसने इंसेंटिव देना बंद कर दिया, हाल ही में उसका फैसला आया था। तो हमारे देश में इंसेंटिव आया, अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा सुनकर। लेकिन इंसेंटिव आप पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल आरटीओ का चक्कर लगाएंगे, बाबूजी उसको देखेंगे, पास करेंगे, पर्दे के पीछे क्या घपला होगा नहीं होगा। बीजेपी के प्रवक्ता चाहे तो इस बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं कि सरकार को, जनता को सहूलियत होगी, ना कि भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसेंगे। सर मैं आपके पास आता हूं, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। हरियाणा में एक और आईएएस अधिकारी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर है, सीबीआई ने आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार को गिरफ्तार किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक फंड के घोटाले में सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। इसी मामले में कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और अब एक और आईएएस अधिकारी की इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। प्रदीप कुमार है जिनको गिरफ्तार किया गया है। आरोप है सरकारी फंड का दुरुपयोग किया गया। एचएसपीसीबी के पूर्व सदस्य और सचिव पर भी जांच तेज कर दी गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव के पद पर प्रदीप कुमार तैनात थे और करोड़ों रुपए का जो वित्तीय घोटाला हुआ था उस मामले में जांच पड़ताल चल रही है। राज्य सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को हैंडओवर की थी। सीबीआई ने इस मामले में कई बैंक अधिकारियों को और वरिष्ठ अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। चलिए
एक बार फिर से रुख कर लेते हैं अपनी चर्चा की तरफ, जो हम बात कर रहे हैं दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी को लेकर। राजप्पर भारती जी, सर जल्दी से अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए आप, मैं आता हूं उसके बाद अवधेश जी आपके पास। हरियाणा में आपने अच्छा डेवलपमेंट बताया, वहां पर ये दूसरे आईएएस अफसर हैं जो IDFC कांड में पकड़े गए हैं। चलिए हम बात करते हैं ई वाहन पॉलिसी के बारे में। ई वाहन पॉलिसी में एक बहुत जरूरत की चीज मैं बात कर रहा हूँ कि चार्जिंग स्टेशन आसपास कहाँ है, इसका एक सुंदर सा बढ़िया उच्च क्वालिटी का एप्स की जरूरत है। अभी भारत में या दिल्ली में कहिए कि कुछ एप्स का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे उदाहरण के लिए मैं बता सकता हूँ टाटा पावर जेट चार्ज है, स्टैटिक ऐप है, इलेक्ट्रिक PE है। इनमें से बहुत सारे ऐप में खामियां हैं कि कुछ कंपनियों का चार्जर का वो ठिकाना बता देते हैं और कुछ का नहीं बताते हैं। जैसे हम गूगल मैप में जब जाते हैं तो हम कहीं का लोकेशन डालें, जैसे जी न्यूज का हमने लोकेशन डाला तो वो हम उस ऑफिस के पते पर पहुंच गए। उसी तरह ई चार्जिंग स्टेशन का भी लोकेशन आसानी से लोकेट हो जाए तो हमारी गाड़ी में अब ई चार्जिंग चलिए सर होने वाला है। सर ये तो अभी काफी दूर की कौड़ी है, अभी जो शुरुआती तौर पर जो बातें आ रही हैं उस पर भी हम बात करते हैं। नहीं, सरकार ने 4.25 साल की मोहलत दी है कि हम 2030 तक इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने उसमें बताया ना कि कोई 2027 में 2028 में बंद होगा, तो सरकार के पास ड्यूरेशन कम है, काम बहुत ज्यादा है। नहीं सर, इसमें एक जो पेज है उस पे मैं बात करूंगा। उससे पहले अवधेश जी आप कुछ कह रहे थे, बोलिए, फिर मेरा जो काउंटर में उस पे आता हूँ। शर्मा जी, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अभी राय तपन जी ने बहुत अच्छी बात कही, मैं पूरी सब बातों से भी सहमत हूँ। ये पूछ रहे थे, अभी एक सवाल पूछा था इन्होंने कि जो इसमें अभी एक क्वेश्चन था इनका कि जो सब्सिडी होगी वो कैसे दी जाएगी, और दूसरी बात चार्जिंग पॉइंट की बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए मैं बता दूं आपको 30,000 चार्जिंग पॉइंट दिल्ली भाजपा सरकार लगाएगी। उसके बाद यदि कोई सोसाइटी में अपना चार्जिंग पॉइंट लगाना चाहता है तो उसमें सरकार और इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनी है वो दोनों मिलकर उसको एक सब्सिडी देंगे। ठीक है, और दूसरी बात, जो भी वाहन है जिनका, हाँ एक बात और इन्होंने कही, याद आई मुझे अभी, कि जो पैसा जो जाएगा, जो इंसेंटिव जो मिलेगा उसमें भ्रष्टाचार होने की संभावना है। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा राय तपन जी। जो भी इंसेंटिव दिया जाएगा, जो भी अपना वाहन खरीदेगा उसका जो अमाउंट होगा उसका इंसेंटिव का, वो सीधे उसके खाते में जाएगा DBT के माध्यम से। कोई किसी तरह का भ्रष्टाचार सर मैं ठीक है सर, देखिए अब मेरे पास, अवधेश जी मेरे पास समय कम है तो मैं जल्दी से जवाब लूंगा, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, इस पे हम लोग खूब बात कर सकते हैं और उसका जल्दी सभी लोग जवाब देंगे। मैं ईवी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, एक पॉइंट तो सबको समझ में आ गया जिसपे सब लोग बात कर रहे हैं कि चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम है, जिसके कारण लोग लेना भी चाहते हैं तो ले नहीं पाते। दूसरा, आपको जो ईवी कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं उनके सर्विस को लेकर भी आपको उनके कान ऐंठने होंगे, नहीं तो अभी कुछ दिनों पहले देखे थे ना, नाम लेना ठीक नहीं होगा, एक कंपनी का स्कूटी आता था, उसका क्या हाल हुआ। गाड़ियां जहां तहां देखी ईवी गाड़ियां जल रही हैं, कंपनी कह के कुछ देती है और आज गाड़ी खरीदे, पता चला सप्ताह भर के बाद उसको आपने सर्विस स्टेशन पे दिया तो वो कुछ गारंटी नहीं ले रहा है तो 15 दिन 20 दिन तक वहां गाड़ी खड़ी रह पा रही। मैं क्यों लूं भाई ऐसी गाड़ी? अवधेश जी बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है, लेकिन ऐसा यदि कोई कंपनी करती है तो उस पर भी कार्रवाई करेगी, लेकिन जो भी वाहन खरीदेगा उसके साथ पूरी तरह से सरकार खड़ी है, उसको इंसेंटिव भी दिया जाएगा, उसके लिए चार्जिंग जो पॉइंट है वो लगाए जाएंगे, उसकी सुविधा भी दी जाएगी, उसके खाते में इंसेंटिव डायरेक्ट DBT के माध्यम से जाएगा। किसी तरह नहीं अवधेश जी, इंसेंटिव छोड़िए, मुझे नहीं चाहिए इंसेंटिव। मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, अगर मेरा गाड़ी कहीं ब्रेकडाउन हो गया तो 1 घंटे के अंदर मुझे उस कंपनी से सर्विस चाहिए और मुझे वो 24 घंटे के अंदर गाड़ी ठीक करके दे। आज अगर मेरी गाड़ी खराब होती है, मैं फोन करता हूं, 1 से 1.5 घंटे में आता है, टो करके ले जाता है। बिल्कुल सही बात है शर्मा जी, लेकिन एक बात बताइए, सर्विस का तो एक समय होता है। सर्विस तो आप अगर मैं भी अपनी गाड़ी कराता हूं तो उसमें भी मुझे एक दिन छोड़नी पड़ती है, वो भी बड़ी कंपनी गाड़ी है तो वो एक दिन में दे, तब तो सर एक दिन में नहीं। अभी सर मैं नाम नहीं लूंगा उस कंपनी का, आप खोल के देखिएगा, वो जो कंपनी है उसने इलेक्ट्रिक स्कूटी शुरू की थी भाई साहब, ट्विटर पे महीनों ट्रेंड चला था वो। किसी के मैं बेअदबी या नाम लेकर उसकी खराब नहीं करना चाहता उसका ब्रांड वैल्यू, लेकिन आपको ही पता होगा मामला।
ट्रेंड चला था, ज्यादा पुराना मसला नहीं है। लोग लेके माथा पीट रहे थे कि भाई मैंने क्यों ले लिया। नहीं, बिल्कुल सही बात है धर्मराज जी, लेकिन कोई वाहन आज खरीदेगा, कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक वो देख के खरीदेगा। यदि कोई कंपनी की तरफ से कोई कमी आती है, कंपनी उसका अपनी सर्विस करेगी, नहीं करेगी तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई ना कोई चलिए ठीक है, विष्णु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है सर, जल्दी बात करेंगे, बहुत सवाल है, अभी फिर मैं आता हूँ विष्णु जी। जी, आदमी जो गाड़ी लेता है ना वो भी सहूलियत के लिए लेता है, ठीक है। पहला, इसकी ये जो जितनी गाड़ियां हैं वो पेट्रोल डीजल के मुकाबले दुगनी कॉस्ट है। तो सरकार को तो कंपनी को फोर्स करना चाहिए था कि भाई हम रजिस्ट्रेशन हटा रहे, तुम भी सस्ती करो, तभी तो लोग लेंगे। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर क्या है जो, अरे रुक जाइए एक करके ऐसे में समझ जाएगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है ना, जल्दी सर 100% रजिस्ट्रेशन पे है, पर जो गाड़ी का जो ऑन रोड जो वैल्यू आती है वो तो अभी 15-16 लाख रुपए की है। विष्णु पांडे जी, मैंने उसको भी साइड लाइन, मुझे नहीं चाहिए इंसेंटिव, मुझे नहीं चाहिए, मैं 2 लाख, मैंने क्या कहा, आदमी 2 लाख ज्यादा खर्च कर दे, लेकिन खर्च करने के बाद वो 5 साल तो सुकून से रहे। नहीं रहेगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं रहेगा। ईवी प्रॉब्लम क्या है कि जब तक दिल्ली के 300 किलोमीटर रेडियस को आप पकड़ के ईवी प्लान नहीं करेंगे, दिल्ली में जो आदमी रह रहा है वो 30-40 किलोमीटर दायरे में अपने घर में चार्ज कर लेगा। दिल्ली में चार्जिंग स्टेशन नहीं भी हो तब भी काम हो जाएंगे, लेकिन किसी को चंडीगढ़ जाना है, अंबाला जाना है, पंचकुला जाना है, आगरा जाना, जयपुर जाना है, अप एंड डाउन करना एक दिन में, क्या वो ईवी से कर पाएगा? उसका जवाब है नहीं। जब तक दिल्ली सरकार या केंद्र की सरकार मिलकर 300 किलोमीटर रेडियस में अच्छी चार्जिंग कनेक्टिविटी और सपोर्ट नहीं करेगी। वैलिड पॉइंट आपका, वैलिड पॉइंट। हाँ जी दीपक जी, जो मैंने सवाल पूछा उसमें कोई गलती सर मेरी, कोई गुनाह मेरा, जो मेरी आपत्ति है? नहीं, आपकी आपत्ति बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने आपसे डिबेट के पहले चरण में ये बात की थी कि सबसे पहले तैयारी आवश्यक है, कि किसी भी योजना से पहले तैयारी आवश्यक है कि आज तैयारी क्या है, आज उसके मैकेनिक कितने हैं। मैं सवाल ये पूछना चाहूंगा, आज दिल्ली के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आप देखेंगे, आपके हर मोहल्ले के अंदर गाड़ियों का मैकेनिक मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आप मैकेनिक पूछेंगे, मुझे लगता है दूर तक एक मिल जाए, कोई मिलने वाला नहीं है। जैसे चार्जिंग स्टेशन की हालत है वैसे ही मैकेनिक्स की हालत भी आगे होगी। तो समस्या केवल किसको झेलनी पड़ेगी? एक आमजन को। दूसरी बात, इसमें एक बहुत बड़ा एक विषय और है कि अगर ईवी बैटरी रिप्लेसमेंट आती है तो बहुत कॉस्टली होती है। उसको जब रिप्लेसमेंट कराया जाता है, चाहे ऑटो के अंदर भी कराया जाए, तो इसके लिए अगर वो इंजन का काम कराएगा तो मुझे लगता है 6 से 7 हजार रुपए में काम हो जाता है, और बैटरी आएगी 50 हजार रुपए, 60 हजार रुपए की। अब इसके बारे में कोई सोच नहीं है मुझे लगता है, ना तो आमजन के बारे में, ना एक ऑटो ड्राइवर के बारे में, ना एक जो दिल्ली का एक व्यक्ति जो एक्सप्रेशन सकता है। तीसरी बात, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, जो बैटरी निकलेंगी, जो खराब बैटरी निकलेगी, उसके डिस्पोजल का, उसका निपटारण कैसे किया जाएगा, क्योंकि एक प्रदूषण को कम करने के लिए। सर उसमें भी आता हूं। अब सर ठीक है, रायतापुर भारती जी, अब देखिए होता क्या है, मुझे गाड़ी खरीदना है तो लोग जैसे 4 व्हीलर पे लोग बोलते हैं मारुति का ले लो, हुंडई का ले लो। इससे होता क्या है कि भाई किसी भी जगह पे, जो सर ने कहा, किसी जगह पे किसी छोटे से छोटे मैकेनिक के पास खड़े कर दीजिए, वो गाड़ी को ठीक कर देगा, कहीं भी चले जाइए उसके पार्ट्स मिल जाएंगे। वही अगर फोर्ड की गाड़ी आप लेते हैं तो हर जगह तो उसका पार्ट्स नहीं मिलेगा, और हर जगह उस गाड़ी को बनाने वाले भी नहीं होंगे। तो जब आप 2-3 साल के पीरियड में पूरे व्यवस्था को इंपोज करने की कोशिश करते हैं तो ये सारी दिक्कतें आती हैं। रायतापुर भारती जी, सीएनजी जब देखिए, सीएनजी जब आया था ना तो उस समय परेशानी हुई थी, कई वर्ष लग गए कि सीएनजी के स्टेशनों की संख्या बढ़ने लगी, तब लोगों का आकर्षण बढ़ा खरीदने के बारे में। अभी ई व्हीकल जो है ना बहुत सारे प्रयोगों से गुजर रहा है। ये बात सही है कि बैटरी इसकी बड़ी कीमती है, 60,000 नहीं, 1 लाख से 2 लाख तक बैटरी की कीमत चेंज करने पर आता है। इस कॉस्ट का बियरिंग बहुत है। अब इसमें अनुसंधान चल रहा है 2 तरह का, कि ज्यादा समय तक चल सके बैटरी, उसमें कई नई चीजें आ रही हैं दुनिया में। और उसमें एक और चीज है कि बैटरी ब्लास्ट होने की भी शिकायतें आ रही है कि ई व्हीकल में बैटरी ब्लास्ट हो जाता है, उससे जान माल का नुकसान होता है। तो ये भी देखना पड़ेगा, बड़ी सख्ती के साथ देखना पड़ेगा कि क्या हम ऐसा कर पा रहे हैं। और फेडरल गवर्नमेंट को एक पॉलिसी लानी पड़ेगी कि हर कार कंपनी को इतना ई व्हीकल बनाना ही पड़ेगा। कई मुल्कों में ये परसेंटेज तय कर दिया गया है, बनाना पड़ेगा। तो जब संख्या बढ़ेगी। अच्छा, इसमें क्या है कि रेखा गुप्ता ने जो अनाउंस किया है उसमें एक खामी है
यदि आपके ई व्हीकल में यदि पेट्रोल डालने की भी सुविधा है मानी वैकल्पिक, तो आपको ये इंसेंटिव और टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो आधी गाड़ियां तो इसी में कट गई, उनको नहीं मिलने वाला है कोई सुविधा वगैरह। तो ये ऐसा क्यों रेखा गुप्ता सरकार ने किया, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इमरजेंसी के लिए हमारी गाड़ी गुड़गांव गई और वहां पर ई व्हीकल में चार्जिंग नहीं हो पाया, तो पेट्रोल के जरिए तो हम कर 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर चला सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि आम जनता को कितनी परेशानी होगी। आपने कंप्लीट कहा कि कंप्लीट ई चार्जिंग पर जो चलेगी गाड़ी उसी को हम ये देंगे, टैक्स में छूट देंगे, रोड टैक्स में छूट देंगे। तो इस पर विचार करने की जरूरत है, इस पर बहस होगी। एक और चीज है सर, इसमें एक और चीज है, जल्दी से उस पर जवाब दे दीजिए क्योंकि मेरे पास समय कम है और उसका जवाब फिर मैं बाकी पॉलिटिशियन राजनीतिक दलों के लोगों से लूंगा। जैसे एक बात जिसमें एक बात कही गई कि 2027 या 28 से ऑटो जो है या फिर जो बाइक है या कार है, रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। सर मैं नोएडा रहता हूँ, मैंने गाड़ी जाके दिल्ली में खरीदी, दिल्ली वाले आके नोएडा खरीद लेंगे, उधर हरियाणा खरीद लेंगे, इधर फरीदाबाद खरीद लेंगे, इधर सोनीपत खरीद लेंगे, खूब चलाएंगे, कौन रोकेगा? वही तो मैं समझ रहा हूँ कि बिना आपको पड़ोसी राज्यों की मदद का ये प्रोग्राम सफल नहीं हो सकता है। आपको याद होगा धर्मराज जी, हम लोग पहले जब दिल्ली वाली गाड़ी पर बैठते थे तो गाजियाबाद में एंटर करने या गुड़गांव में एंटर करने पर पुलिस, स्थानीय पुलिस रोक देती थी, कहती थी कि भाई तुम्हारा परमिट नहीं है। उसमें एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि दिल्ली या एनसीआर की जो गाड़ियां हैं एक दूसरे राज्यों में, एक दूसरे जिलों में चल सकेंगी, बड़ी राहत मिली। उसके बाद पुलिस का करप्शन भी रुका। तो ई वाहन में भी क्लैरिटी आनी चाहिए कि क्या नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, इन लोगों की भी, इन जिलों की भी जिम्मेदारी है कि नहीं यहाँ भी ई व्हीकल लागू किया जाए। आपको लागू करना ही पड़ेगा क्योंकि हम नहीं। और सर मैंने वही कहा ना, मैंने दो अवधेश जी मुझे एक बात बताइए, जैसे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जो लगते हुए जिले हैं, मैं नोएडा रहता हूं सर पिछले 6-7 सालों से, 2018 के बाद से नोएडा रहता हूं। 2 साल पहले मेरी गाड़ी जो पुरानी वाली थी वो ओवर एज हो गई, आज के हिसाब से मुझे नई गाड़ी लेनी पड़ी। मैं दिल्ली चला गया लेने के लिए, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ, मैं नोएडा रहता हूँ, नोएडा में दफ्तर है, बट मेरे गाड़ी का नंबर जो खरीदा है मैंने, तो अगर आप इसे रोक दोगे सर तो लोग नोएडा के खरीद लेंगे, फरीदाबाद से खरीद लेंगे, गुड़गांव से खरीद लेंगे, सोनीपत से खरीद लेंगे, तो फिर नियम आपका एग्जिस्ट कहाँ करेगा? फायदा क्या होगा उस नियम का? देखिए ये जो पॉलिसी लाई गई है धर्मराज जी, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लाई गई है। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदेंगे, नहीं आपने कहा ना कि नहीं आपने कहा ना कि हम रजिस्ट्रेशन 2028 से बंद कर देंगे, उसके लिए मैं कह रहा हूं आप बंद कर दोगे, आपकी गाड़ी, आपके यहाँ गाड़ी नहीं बिकेगी, वो गाड़ी दूसरी जगह से खरीद के आगे आपके यहाँ चलेगी, पड़ोसी जिले में कर लेंगे, तो नहीं सकते, कहीं भी जा सकते। इस पर भी कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई दिल्ली सरकार निकालेगी, जरूर निकालेगी। इसमें दिल्ली सरकार नहीं सर, इसमें सेंटर को इंटरवीन करना होगा। दिल्ली सरकार दिल्ली तक अधिकार क्षेत्र है, वो बाहर नहीं कर सकती ना। हमारे पास के जो एनसीआर है, जो आप गुड़गांव की बात कीजिए, नोएडा की बात कीजिए, वहां भी कुछ ना कुछ इसमें कोई उपाय निकाला जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए विष्णु जी 10 सेकंड, बिल्कुल, जब तक इसमें शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल जी नहीं कुछ करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको तभी स्टार्टिंग में कहा था इनकी सिर्फ एक ही पॉलिसी दिल्ली में काम कर रही है, बाकी सारी पॉलिसी जो है वो रिबन काटने के लिए बनी हुई है। आप प्रैक्टिकली अगर आदमी की सहूलियत देखेंगे ना तो उसे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। ठीक है दीपक जी, आपका फाइनल कमेंट सर। दीपक जी देखिए, घोषणा सरकार लगातार दिल्ली में जब से भाजपा सरकार आई है करती आ रही है, ये भी एक बड़ी घोषणा है, लेकिन इसके पीछे जो सोच है उसमें स्पष्टता बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। आज डिबेट में भी आपने देखा होगा। चलिए सर, देखिए ईवी पॉलिसी जरूरी है, समय की मांग है, दुनिया इसको स्वीकार कर रही है, लेकिन इसमें एक खतरा है। अगर आप इसको फोर्सफुली इंपोज करने की कोशिश करोगे तो विरोध होगा। आप अगर कन्विंस करके लोगों को सुविधा देते हुए चेंजेस करोगे तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेंगे और लोग आपकी सराहना भी करेंगे। देखते हैं ये भी पॉलिसी कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, अवधेश जी, विष्णु पांडे जी, दीपक जी, रायतंपर भारती जी, थैंक यू आप लोगों का, आप लोगों ने वक्त निकाला। छोटे से ब्रेक ले रोकेंगे, जल्द लौटते हैं।